क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम रिटायरमेंट जरूर हुए हैं, लेकिन इन हाथों से वो गोलियां चलाना नहीं भूले हैं। तो उसमें पकड़ा था, उसमें उसके पास कोई गोली थी छोटी सी, वो खा गया, वो वहीं एक्सपायर हो गया। कितनी उम्र का होगा वो होगा 25-30 साल का। निंदनीय घटना हुई है, ऐसी तो कभी हमने सुनी भी नहीं इतना, क्योंकि शिवलिन बेचारे जिनके नए बच्चे थे, साथ में लेडीजें भी थी बेचारी, उन्होंने कभी देखा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको आज पूरा 1 साल हो चुका है। आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों को मारा था। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हम सैनिक भवन में हैं। सैनिक लीग के जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनसे बातचीत करेंगे कि देश से आतंकवाद का सफाया कैसे हो सकता है और इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ होता है, किसका हाथ है, कैसे इन पर रोक लगाई जा सकती है। हमारे साथ हैं कैप्टन जगबीर मलिक जी। मलिक साहब, जो आतंकी हमला हुआ था 1 साल पहले पहलगाम में, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कौन उसके लिए जिम्मेदार था? कैसे ये आतंकी हमले रुक सकते हैं देश में? देखिए, वो बॉर्डर स्टेट है, पहली बात तो ये है, और कश्मीर के जो प्राकृतिक हालात है वो भी, और वहाँ के इंटरनल जो वहाँ की आम जनता है वो उतना सैनिकों का साथ नहीं देती जितना देना चाहिए। कई बार धर्मभीरू लोग हैं, वो धर्म की आड़ लेकर के, कोई बहाना लेकर के उग्रवादियों को शरण भी देते हैं। तो जो ये आतंकवादी हमला था, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और पहले भी की थी, और उसके लिए हमने एक प्रोसेस करके डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया था कि हम इस आतंकवादी हमले की घोर निंदा करते हैं, जिसमें 26 निर्दोष जो है सिविल नागरिकों की, आम नागरिकों की हत्या हुई। और उसमें एक लेफ्टिनेंट नरवाल भी थे जो न्यूली मैरिड थे, शादी करके गए थे, पुलवामा में अपना पहलगाम में घूमने के लिए गए थे अपनी बीबी के साथ में। उनकी भी सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि पूछ पूछ के हत्या की गई सबकी। आपका क्या नाम है, कौन से धर्म के हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब पूछ पूछ के किया था। तो उस जघन्य हत्याकांड की हम घोर निंदा करते हैं, और भारतीय सरकार ने आम जनता के रोष को देखते हुए सरकार ने भी उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया था। आप सबको पता है, स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक क्या, ये समझिए कि मिसाइलों से भी हमला किया गया, बाई एयर भी हमला किया गया, और एक किस्म से पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादियों के अड्डे थे, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के, उनके जो ट्रेनिंग कैंप थे उन पर ढूंढ के हमला किया था। तो भारतीय सेनाओं ने जो ये जघन्य हत्या की गई थी, उनके बदले में ऑपरेशन सिंदूर चला करके 7 मई, वो 22 अप्रैल को हुई थी घटना, और 7 मई को भारतीय सेनाओं ने आक्रमण करके उसका बदला लिया। तो मलिक साहब का कहना है कि जैसे धर्म पूछ के वहाँ पे पर्यटक मारे थे, उनसे कलमा भी, किसी को कलमा आता था तो उसको नहीं मारी गई गोली, तो ऐसा वहाँ था। तो मलिक साहब का तो ये कहना है कि जो धार्मिक जो चीज़ है ना, वहाँ के कश्मीर के लोगों को धार्मिक रूप से भड़काया जाता है। तो अभी हम सर से बात करें। साहब, आपका नाम क्या है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी, क्या पद है आपका? मेरा नाम कैप्टन बलवान सिंह है, और मैं श्रीनगर में 8 से 10 साल मैंने सर्विस की है। वहाँ पर उस टाइम पर जो है ना 93-4 में उग्रवादियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, और सेना ने। आपकी सर्विस भी 93-4 में थी? हाँ, वहीं पर थे हम। अच्छा, आपका आमना सामना हुआ कभी आतंकवादी? हाँ, आतंकवादियों से आमना सामना बहुत बार हुआ। गांदरबल में थे हम, वहाँ पर आमना सामना हुआ। पूरी रात हमारी सर्चिंग हुई, और 2 उग्रवादी फिर वहाँ पर मारे गए थे। और इसके बाद ये है कि वहाँ लोकल पॉपुलेशन है, वो उनका साथ देती है। हम यही पूछने के लिए आए हैं आज की जो वहाँ कश्मीर का जो माहौल है, अब ये भी सुना है कि वहाँ पे आतंकवादी को शरण भी दे देते हैं, ये ऐसा करते क्यों हैं वो लोग? वो ऐसा है, कुछ तो डर के मारे कर देते हैं। उनका सिविलियन का दोनों तरफ से जो है ना मजबूरी हो जाती है। अगर आर्मी को पता लग गया तो आर्मी तुम्हारे को नहीं छोड़ेगी, और
उग्रवादियों को पता लग गया कि आर्मी का साथ दिया है तो वो उग्रवादी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो तो बीच में है। हाँ, वो बीच में पिस जाते हैं। वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो दोनों जगह काम करते थे, उनके सोर्स जो थे वो दोनों जगह काम करते थे, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। और बाकी जो घटना हुई थी 22 अप्रैल को, वो बहुत एक निंदनीय घटना थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सिविलियन के ऊपर भी फायर करेंगे। अच्छा, आपने इस पे विचार किया बैठ के हमले के बाद कि ये हमला भी जो वहाँ के कश्मीरी लोग थे उनको शरण दे रखी थी, कुछ ऐसा विचार विमर्श हुआ आप लोगों का बैठ के कि ये इसके पीछे कारण क्या था? कैसे ये अचानक आए थे आतंकवादी? अचानक नहीं आए, अचानक नहीं आए। इन्होंने जो है ना घुसपैठ के तरीके बना रखे हैं और ये वेट करते रहते हैं कि कब जो है ना हमने हमला करना है, और उसका सही टाइम आने पर ही वो हमला कर देते हैं। और फौज की सर्चिंग चलती है, लेकिन वो कुछ एक जगह ऐसी थी जो कि बिल्कुल गुफाएं थी, उनके अंदर वो छुपे रहते हैं कई कई दिन तक, जब तक उनको पता लग जाता है, लोकल सोर्स होते हैं उनके, उनको खबर देते हैं कि आर्मी अभी चली गई, तब वो वहाँ से निकलते हैं और ये जघन्य हत्याकांड, ये इस प्रकार के काम ये करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पर जो पाकिस्तान पर हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चला करके उसका बदला लिया था, वो और भी अच्छा बदला लेना चाहिए था, ताकि उनको सबक मिल सके कि वो उग्रवादियों को हमारे देश के अंदर इंटरेस्ट ना होने दें। तो कोई आपने यादगार बताओगे जब आपने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की हो या पकड़ा हो सर्चिंग अभियान में? हाँ, गांदरबल में पकड़े थे हमने, 2 उग्रवादी पकड़े थे। कैसे पकड़े थे वो? सूचना मिली आपको? सूचना मिली थी? हाँ, सूचना हमारा सोर्स होता था वहाँ पर, और सोर्स ने हमारे को खबर दी थी कि इस गांव में जो है ना 2 उग्रवादी आए हुए हैं। तो हमने अपना प्लानिंग करके और हम सिविल गाड़ियों में जो है ना वहाँ गए थे, और हमारी एक पार्टी सिविल ड्रेस में भी थी, हथियार थे उनके पास लेकिन ड्रेस सिविल था। और हमने सबसे पहले जो है ना ये कुछ फौज की गतिविधियाँ होती हैं भाई, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, सर्चिंग पार्टी, फायरिंग पार्टी, ये अलग अलग सिस्टम होता है। तो हमने वहाँ जाके घेरा डाला, तो वहाँ पर एक जिंदा पकड़ लिया हमने और एक मारा गया था। तो उससे पूछताछ करी, तो फिर वहाँ 2 AK-47, एक पिस्टल जो कि काफ़ी जंग लग चुका था, वहाँ से उन्होंने जो है ना हमारे को उपलब्ध करवाए कि यहाँ पर दबा रखे हैं। उसका इंटरोगेशन किया गया और बाद में हमने उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। सर, अपना नाम क्या है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी, थोड़े अपने अनुभव भी बताइए। और पहलगांव को लेके भी अगर आपने कोई विचार किया हो, उस दौरान जब हमला हुआ, अपनी फौजियों की कोई मीटिंग हुई हो, उस हमले को किस नज़र से देखते हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? नमस्कार जी, मैं हवलदार शिलक राम लठवाल, एक्स पूर्व अध्यक्ष रोहतक जिले से, और मैं वहाँ पर भी रहा हूँ श्रीनगर में। जैसे फर्स्ट RR है जिसको राष्ट्रीय राइफल बोलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट RR को खड़े करने वाले हम ही थे। दिल्ली हमारी पोस्टिंग थी। यहाँ से फिर ये 89 के लास्ट में दिसंबर में जब ये उग्रवाद पनपा है, तब हमारी पोस्टिंग श्रीनगर में होगी पूरी बटालियन की, फर्स्ट RR की। अच्छा, उससे पहले दिल्ली में थी? उससे पहले दिल्ली में रह चुकी थी ये नई VP सिंह प्रधानमंत्री हुआ थे, उन्होंने ये सिक्योरिटी के लिए खड़ी करी थी और हम वहाँ श्रीनगर में भेज दिए गए 89 दिसंबर में। उसके बाद 89, 90, 91, 92 तक मैं वहीं रहा हूँ। खन्नावल चौक, लाल चौक और ये खुंदरू और बनियाल तक की हमारी ड्यूटी थी। तो 1990 में जब नए नए आतंकवादी आए थे, वो हमला कैसे करते थे? वो हमला ऐसे ही करते थे, अपनी जैसे आर्मी की कोई या श्रीनगर से जाते हैं, छुट्टी काट कर जाते हैं निहत्थे, और ये छुट्टी आते हैं, खासकर उन पर हमला करते थे। तो मेरा पूछने का मतलब यही था कि वहाँ के सिविलियंस पे तो नहीं करते थे? नहीं, वहाँ पर सिविलियंस पर नहीं करते थे, और फौज का काफी उस समय पर दबदबा, सैनिक निशाने पे रहते थे। हाँ, सैनिक निशाने पर रहते थे, और हम सर्च एंड कॉर्डन करते थे। जैसे इस्लामाबाद बोलते थे वो, इसको अनंतनाग को, अनंतनाग जो कश्मीर में बहुत बड़ा शहर है, अच्छा, उसको वो अपनी भाषा में इस्लामाबाद बनाने के उसमें थे। हमने उसकी वहाँ पर सर्च एंड कॉर्डिंग करी है पूरी। तो उस टाइम पर ये सिविलियन आदमी ऐसे नहीं उठते थे जैसे आज उठ जाते हैं। आर्मी जैसे बोलती थी कि भाई यहाँ पर इस ग्राउंड में खड़े हो जाओ, सभी पूरे गांव वाले आ जाओ, इधर आ जाओ, चारों तरफ से तलाशी लेते थे। खास मुहिम हमारी चली थी 1 जनवरी 1991 को। मुरली मनोहर जोशी उस टाइम पर झंडा चढ़ाने के लिए लाल चौक पर गया था। तब हमारी विशेष मुठभेड़ उस दिन हुई थी, जो कि 6-7 आतंकवादी हमने मारे थे वहाँ पर खन्नावल चौक पर।
जो कि वो जाने नहीं दे रहे थे। वो बोलते थे हम झंडा यहाँ नहीं चढ़ाने दें, आज़ाद कश्मीर की उनकी वो थी, भाई कश्मीर को हम आज़ाद बनाएंगे। और वहाँ पर ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान की सह पर सारा ये होता है। जैसे अच्छा, हाँ, ये तो सभी को पता है तकरीबन कि जो आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान से पोषित हाँ, होते हैं। पाकिस्तान से है। उस टाइम पर ये मुजाहिदीन थे और ये एक JKLF वाले थे, एक और था साधा, उनका 3-4 उस टाइम पर ये पनपे हुए थे। तो इनको दबाने के लिए खासकर वहाँ पर इन्फेंट्री लगाई हुई थी और RR राष्ट्रीय राइफल जो है ना, उसका यही काम था। कि उसके बाद से थोड़ा थोड़ा हल्का कुछ हुआ है आतंकवाद, तो ये ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं, जैसे भी ये आपने वहाँ पर किया है इन्होंने। अब तो इनका हमला करने का भी तरीका सब बदल ही गया। साल आपने वहाँ पर पहलगांव में जो हमला किया है, ये बहुत निर्दलीय है। नियतों पर इन्होंने हमला जो कराया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उसके बदले में हमारी सरकार ने जो है ना बालाकोट में वहाँ एयर अटैक करके इसका बदला जो लिया, हम इससे बहुत खुश हैं। और भी ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए सरकार ने, ताकि दोबारा ये फंड न उठाए। सर, अपना नाम क्या है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी? थोड़ा सा ना आतंकवादियों के बारे में, कैसे वो हिंदुस्तान में आते हैं, उनको कौन पोषित करता है, हथियार कौन देता है, उसके बारे में थोड़ी आपसे बातचीत करेंगे सर, क्योंकि आपका अनुभव भी सेना में रहे हैं लंबे समय तक। तो आतंकवाद जो है इसका खात्मा कैसे हो सकता है? मैं सूबेदार मेजर रामनाथ, सेना मेडल, पैरा से रिटायरमेंट हूँ। एंड मेरी नौकरी तकरीबन 20-22 साल जम्मू कश्मीर में रही है। मैंने काफ़ी सारी घटनाएं घटी हैं वहाँ पर, बहुत सारे उग्रवादी हमले हुए हैं उससे पहले भी। लेकिन मैं ये जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में अटैक हुआ है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और भविष्य में ये सोच विचार करता हूँ कि ऐसा अटैक हमारे जो लोग होते हैं, नेथे लोग होते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं, उन पर ऐसा दुर्भाग्य से ऐसा नेथे कभी भी अटैक ना हो। और ये जो इन्होंने उग्रवादी हमला किया है वहाँ पर, तकरीबन हमारे हिंदू भाई थे वहाँ पर घूमने गए थे, तो मैं उसकी कड़ी शब्दों में दोबारा से निंदा करता हूँ। और सरकार ने इसके ऊपर जो एक्शन लिया है वो भी बहुत अच्छा लिया है। पाकिस्तान को सबक सिखाया है एयर स्ट्राइक करके कि और आगे ऐसा ना करे। हम सरकार से ये दुआ करते हैं कि ऐसी हरकत करे तो दोबारा हम इसका मुंह तोड़ जवाब दें। अच्छा, जैसे पहलगाम में हमला हुआ था, उस दौरान पूरी वीडियो क्लिप्स भी आई हैं, समाचार भी हैं कि जो आतंकवादी आए थे उन्होंने ना धर्म पूछ के, नाम पूछ के, कलमा पढ़वा के इस तरह लोगों को मारा। वहाँ 26 लोगों को मार दिया गया। हाँ। तो ये उस वाले एंगल से आप कैसे देखते हैं? ये हिंदू और मुसलमान को बिठाने की साजिश थी, अलग अलग करने की साजिश थी, या ये एक देश के ऊपर ही अटैक था? देखो जी, ये हमारा एक हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है, पाकिस्तान इसको ख़त्म करना चाहता है कि इसमें कुछ विवाद फैलाएं और इनको एक जगह न होने दे, एकजुट न होने दे। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें कि इनको आपस में नहीं जुड़ने दें। और सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटे उग्रवादी होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मरते हैं, आएंगे, मरते मारते रहेंगे। हमारी सेना बहुत मजबूत है। अगर उग्रवाद इतना मजबूत है तो हमारी सेना से टकराए, सिविल जो नेथे लोग हैं उनको क्यों मारे? अच्छा, जो वहाँ के सिविलियन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको ये कैसे डराते हैं या कुछ लालच देते हैं पैसों का, उनको अपनी तरफ कैसे करते हैं आतंकवादी संगठन? ऐसा कोई अनुभव आपका रहा हो, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ये कुछ पहले से जो सरकार आ रही है, पहले से जो पहले संधियाँ हुई हैं, कुछ एक उसमें त्रुटियाँ थी क्योंकि अभी सेना हमारी जो सरकार ने ठीक की हैं। तो लोगों का कुछ जो उसका सोच विचार था, जो वहाँ की जनरेशन का, वो अलग था। लेकिन अभी धीरे धीरे मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ, लोगों का विचार चेंज हो रहा है कि हम एक साथ रहें, अलग से न बैठें। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था राजा हरिश्चंद्र के टाइम पे, तो इन्होंने अपना शरण दिया था कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने भड़का करके वापस इनको अलग करने की कोशिश किया। लेकिन अभी काफ़ी सुधार है, काफ़ी लोग अभी मिलजुल कर रहते हैं वहाँ पर। सब लोग सहायता भी करते हैं, सेना की सहायता करते हैं, खबर भी देते हैं, बताते भी हैं। वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं उग्रवाद से। अच्छा, फिलहाल जो माहौल है वो ये है कि
आतंकवाद से जो वहाँ के सिविलियन लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। हाँ। क्योंकि उस दौरान भी देखा था कि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ कश्मीर के रहने वाले हैं वो मदद के लिए भी आए हैं, भागे भी हैं, सारी चीज़ करी है। तो फिलहाल तो आपका ये कहना है कि वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं आतंकवाद से और वो सरकार की तरफ ही है। बिल्कुल, वहाँ के लोग काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं इस चीज़ के बारे में, न आज़ाद ठीक से अपने घूम पा रहे हैं। रात को बहुत चीज़ें दिक्कतें आती हैं, गांव के सर्च किए जाते हैं। आप हम देखें हमारे ऊपर हो जाए इतना तो हम भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं वो और काफ़ी चीज़ें झेल रहे हो वहाँ पर। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशलदार में दराज जी। तो कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रही है? आर्मड कोर में भर्ती हुआ था 70 में। 71 की लड़ाई में फाजिल का थे। उस टाइम पर ही आतंकवाद का ज़्यादा जोर नहीं था। अच्छा, 70 में इतना जोर नहीं था आतंकवाद का। ये कब से हुआ है जोरी आतंकवाद ये का? हुआ है 90 के बाद। अच्छा, 1990 के बाद? 90 के बाद हुआ है। इसका ज़्यादा। कारण क्या रहा है आप? कारण यही रहा कि पाकिस्तान ने हर बार युद्ध में मार खाई है। अच्छा, पाकिस्तान युद्ध में तो जीत नहीं सकता था और आतंकवादी इन्होंने पाल लिए थे। उन्होंने सोचा कि भाई इस कश्मीर जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर है इसके चक्कर में उन्होंने आतंकवादी अपनी ट्रेनिंग दे के भेजे हैं। और जितने भी आतंकवादी बनाए ही सब पाकिस्तान के ISI के बने हुए हैं। तो आप कभी हुआ है आमना सामना आतंकवादी हमारा आर्मड का नहीं हुआ है, हमारा कठुआ तक ही रहे। सीधी लड़ाई थी पहले, जो भी था 99 में भी इतना गदर नहीं था जितना ये बाद में। तो जब RR खड़ी हुई है 84-85 में, उसके बाद ही शुरू हुआ है। जी साहब, आपका नाम क्या है साहब? धर्मवीर खटखट। धर्मवीर खटखट जी, आपकी कहाँ पे पोस्टिंग रही है जी? किस पद पे रही है जी? श्रीनगर भी रही है और पहलगाम भी रही है पहले, और नौशेरा भी रही है। तो कभी ऐसा हुआ कि आतंकवादियों के साथ आपका आमना सामना हुआ हो? सर काजी कुंड में होया। 2 पकड़े थे वहाँ, RR में चले गए थे, पाइप RR में, तब होया। अच्छा, कैसे पकड़े थे वो? उनको रात को अम्बुश में पकड़े थे। नहीं, एक बार शुरू से बताओ, वो सूचना कैसे मिली, फिर कैसे आप अभियान चलाते हो सैनिक वहाँ के जो सोरस होते हैं वो अपने आप बता देते हैं, सिविल ड्रेस वाले। उन्होंने बताया रात को यहाँ 2 आदमी आपके यहाँ अम्बुश लगवाया गया और वहाँ पकड़ लिए। तो पूरा अभियान पूरी टीम बन के निकलती होगी? हाँ जी, हाँ। उनको पकड़ के नीचे सौंप दिया अधिकारियों को, उन्होंने पूछताछ करी उनकी। अच्छा, जो ये पहलगाम में हमला था इसको किस नज़र से देखते हैं? ये तो बहुत ही कारियाना हमला, क्योंकि ये तो बिल्कुल वो तो पर्यटक थे, उनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। बहुत ही जो निंदनीय घटना हुई है, ऐसी तो कभी हमने सुनी भी नहीं इतना। क्योंकि शिवलिन बेचारे जिनके नए बच्चे थे, साथ में लेडीजें भी थी बेचारी, उन्होंने कभी देखा भी नहीं। हमारे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं हम, लेकिन आज माहौल बहका आज तक में जो है ना हरकत, उसके बाद लोग बहुत सोच के विचार के घूमने जाते हैं। जो वहाँ के लोग हैं वो कई बार ना हमारी सेना को लेके भी बयानबाजी करते हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप तो वहाँ रहे भी हो। वहाँ के लोग ऐसे हैं, हम वहाँ इतने उनसे डरते थे, इतने उनसे उनकी सुनाई ज़्यादा होती है। शिवलिन एक शिवलिन का 2-2 किलोमीटर पे घर है, उसको पानी पहुँचा रहे हैं, गवर्नमेंट राशन दे रही है, लेकिन फौजी आदमी में उन्होंने कुछ भी लगा दिया लम, तो उनको उनकी सुनाई, फौजी की सुनाई नहीं थी। अच्छा, हाँ, ये सच्चाई थी। और अब कैसा माहौल? अभी माहौल बदली हो गया। अभी सरकार अभी फौज को पूरा अधिकार दे रही है। अच्छा, अपना पूरा कार्य करे। तो फिलहाल तो कश्मीर में है सर, हाँ, अभी अपना फौजी अपना फैसला ले सकता है, अभी शांति है। सूबेदार नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे रही है सर? मेरी पोस्टिंग आतंकवादी एरिया में बहुत कम रही, बस पठानकोट तक रही। अच्छा जी, हाँ। तो कभी हुआ ऐसा कि आतंकवादी आपने देखे हो, आमना सामना हुआ हो, मुठभेड़ हुई हो? आतंकवादियों के बारे में पठानकोट में एक आतंकवादी पकड़ा था, वो कोई छोटी सी टैबलेट ले रहा था, वो खा के सुसाइड हो गया था। अच्छा, ऑटोमेटिक। अच्छा, मतलब जैसे आपने पकड़ा या पकड़ने से पहले खा ली थी उसने? वो हमारी कंपनी ने पकड़ा था, तो पकड़ा था, उसको अरेस्ट करने के पुलिस को देने के चक्कर में थे, लेकिन वो पकड़ा उस टाइम। कहाँ, वो पहाड़ियों में छिपा हुआ था या घर में था किसी? वो यूनिट में छिपा हुआ था, यूनिट के साथ में नाड़ा था, उसमें छिपा हुआ। अच्छा, जो हमारी सेना की यूनिट थी उसके साथ में नाड़ा था, वो उसमें छुपा हुआ था। तो उसमें पकड़ा था, उसमें उसके पास कोई गोली थी छोटी सी, वो खा गया, वो यहाँ एक्सपायर्ड हो गया। कितनी उम्र का होगा वो होगा 25-30 साल का। अच्छा, मेरे ये पूछने का मतलब ये है कि जो आतंकवादी बनते हैं नए लड़कों को ही बनाते हैं, वो संगठन है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। वैसे कैप्टन बलवान साहब ने जगबीर मलिक साहब ने पूरा बता दिया है, जो हुआ धर्म के खिलाफ हुआ, और इसके खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर से उनका बदला ठीक लिया, और भी सख्त बदला होता तो हम खुश है। तो नाम क्या है जी अपना? नायक गुलाब सिंह। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे रही है? श्रीनगर रही है। श्रीनगर पुंछ एरिया में। अच्छा, तो हुआ कभी आतंकवादी से आपका? भाई हमारा तो कभी होया नहीं, हम तो
चलते फिरते रहते थे उधर, खूब घूमे फिरे हैं, हमारा नहीं हुआ उधर कहीं भी जब आपको सुना है हमारे को कोई मिला उधर, उस टाइम पर था भी नहीं इतना 80 अच्छा आप तो 80 के उसमें थे। अच्छा 90 के बाद ही आया आतंकवाद तो उस टाइम तो उस टाइम शांति होती थी वहाँ पे। फिर उसी हाँ शांति थी, बिल्कुल शांति थी उस टाइम। अच्छा 90 के बाद जब आतंकवाद आया, जब माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। हाँ फिर बिगड़ना शुरू हुआ है, फिर उसके बाद में फिर हमने मौका नहीं मिला जाने का। अच्छा हाँ फिर पीस प्यास एरिया में ज़्यादा रहे। जी मलिक साहब, जो ये पहलगाम का 22 अप्रैल की घटना थी उसकी तो हम सब ने निंदा की। और एक चीज़ और बताएं, जो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो 7 मई से 10 मई तक चला 2025 को। लेकिन हमारी ये इच्छा थी, हमने डीसी साहब को भी बताया था, स्कूलों में भी जा कर के बच्चों को भी हमने अवेयर किया था कि अगर लार्ज स्केल पर युद्ध होता है तो हम सब को कमर कस लेनी है। और डीसी साहब को भी जाके हमने अच्छा मतलब जो पूर्व सैनिक है वो भी सेना में कूदने के लिए तैयार थे सारे। बिल्कुल हम डीसी साहब से जाके मिले थे, उनको कहा था कि भारत सरकार को जहाँ भी हमारी ज़रूरत है, हम पूर्व सैनिक दिलो जान से, बूढ़े नहीं हैं ना वैसे हैं, कभी पूर्व सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता। हमारी जो हम शपथ लेते हैं देश सेवा की, वो उसी दिन शुरू है और अंतिम सांस तक रहती है। हम दिल से देश के साथ हैं, दिल के से राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। ये हमने प्रशासन को उस समय बताया था और हम ये चाहते थे कि ये जो ऑपरेशन है ये थोड़ा सा और चले, ताकि पाकिस्तान की जो रही खई वो है ना मरोड़ जिसको बोलते हैं हम देसी भाषा में, अकड़ है, वो निकल जाए और रास्ते पर आ जाए। वो धर्म भीरू राष्ट्र है, धर्म के नाम पर युद्ध लड़ते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते हैं और आम जनता को बहका करके उसका लाभ उठाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम पूर्व सैनिक अभी भी जो है ना हर प्रकार की समस्या जो राष्ट्र के सामने आती है, प्राकृतिक हो चाहे मैन मेड हो, हमेशा पूर्व सैनिक सरकार के साथ हैं, राष्ट्र सेवा में हमेशा तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अभी हमने पूर्व सैनिकों से बातचीत की। पूर्व सैनिकों का कहना है कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर और लंबा चलाती तो हम सभी पूर्व सैनिक तैयार थे, और भविष्य में भी अगर सरकार ऐसा कोई ऑपरेशन चलाती है तो पूर्व सैनिक तन मन धन से सरकार के साथ हैं और पहलगाम हमले की निंदा भी करते हैं। जी मेरे साहब सूबेदार जी, जैसे मलिक साहब ने बताया है कि मोदी सरकार, हमारी सरकार ने कड़ा एक्शन लेना था इसके ऊपर, और अगर ऐसी घटना घटी तो हम हमेशा साथ हैं सरकार के साथ में, सेना के साथ में। हम रिटायरमेंट जरूर हुए हैं लेकिन इन हाथों से वो गोलियां चलाना नहीं भूले हैं अभी तक। पूरा जोश है पूर्व सैनिकों में, कह रहे हैं कि गोली चलाना हथियार छोड़े इन हाथ ने, वो फिल्म का डायलॉग नहीं है। हाँ, हथियार अभी तक भूले नहीं है। तो ये हाथ वही हैं जिन्होंने अपनी रेखाएं गोली चला कर वहाँ पर ख़त्म की हुई हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो हम सबसे पहले जाएंगे। हमारे जितने पूर्व सैनिक हैं वो सबसे पहले जाएंगे। जहाँ भी सरकार को जरूरत पड़ी है हम आगे खड़े हैं, साथ हर मोर्चे पे खड़े हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।